हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए एसएससी जीडी का जैसा मैंने पेपर बनाया था, जितनी प्रैक्टिस आपको कराई थी दैट सफिशिएंट, और पेपर भी उसी प्रैक्टिस पेपर से आ रहे हैं। जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं आप उन सब वीडियो को पहले जा करके देखें प्लेलिस्ट से। और आज के दिन हम लोग जो 16 नवंबर और 17 नवंबर को पेपर हुए हैं, उन पेपर को ध्यान में रखते हुए एक हमने मॉडल पेपर तैयार किया है एसएससी जीडी के लिए, जो कि रामबाण सिद्ध होगा। लेवल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, और मैंने क्या किया, जो पेपर्स आए हैं उनके उसी पैटर्न पे थोड़ा डिजिट चेंज करके पेपर बना के तैयार किया है। तो उसमें सारे चैप्टर्स का आपको एक बार सारे चैप्टर्स के हमने यहां पर क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और मतलब आपके लिए बहुत ही साधक सिद्ध होने वाला ये पेपर। आपने ये पूरा पेपर बना लिया तो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम जैसा पेपर मिलने वाला है, ठीक है। और यदि और ज्यादा आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो जितना भी एसएससी जीडी की मैंने प्रैक्टिस कराई है, हूबहू सारा का सारा 100% उसी से फंसा है, उसी से पेपर पूरा आ रहा है आपका। समझ रहे ना। चलो देखिए, ये मेमोरी बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए हैं एसएससी जीडी के, जो कि आपका 16 नवंबर और 17 नवंबर का 16 नवंबर के तीनों शिफ्ट और 17 नवंबर की तीनों शिफ्ट का जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं, जिस तरह का पेपर मुझे बता रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को मैंने मेमोरी बेस्ड डिजिट अपने आप से रख करके मैंने इस तरह के प्रश्न यहां पर बनाए हुए हैं। और यदि आप इतना बना लेते हो या वीडियो ये देखकर पूरा जाते हो तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम सब पढ़ चुके हैं, ये हम करके आए। ठीक है, चलो देखो ये पहला सवाल, आप देखो इसको कैसे आप बनाओगे। देखिए इसमें क्या है कि 12% आप 250, मतलब 12% किसका, 250 का। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 250 का 12%, ये एक जीरो इधर दे दें तो 120 हो जाएगा, और ये 25% हो जाएगा। 120 का 25% कितना होता है, 30 होता है। 30 आपको यहां से मिल जाएगा। ये बात आप समझ रहे हो कैसे। देखो सिंपल सी बात है, ये 12 है, ये प्रतिशत इंटू 250 है, प्रतिशत हटाओगे बटे 100 लगाओगे तो देखो आप ये समझो कि मैंने डायरेक्ट कैसे ये बात बोल दी। इसको जब आप सॉल्व करोगे ऐसे बोलोगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, पचम 25, और ये दूछंग 12, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट बोल दी 30, ठीक है। या इतना आपको आना चाहिए, 30 ये हो जाएगा, और ये परसेंटेज 2 जीरो ले डालेगा, 16 3 48 इतना आ जाएगा। यहां से जब आप देखोगे परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, ये 12 है और ये कितना है, x है। ये 16 नवंबर की शायद पहले शिफ्ट का पेपर है, ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये 16 नवंबर की पहली शिफ्ट का पेपर है, जैसा बच्चे मुझे भेजे हैं। अब आप इसको देखोगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 78। 78 से हम क्या कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे, और 66 सवाल का क्या चला जाएगा, 66 सवाल का उत्तर चला जाएगा। नहीं, x का मान कितना आ जाएगा, 66। बहुत ही सिंपल था, अब बस उसको सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं। बच्चे थोड़ा ये भी बता रहे हैं कि ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव या घुमा करके रखे गए हैं। आप ऑप्शन को उठा करके यदि बनाएंगे पेपर को तो हो सकता है आप उलझ जाएं, ऐसे बच्चा कह रहे हैं, ठीक है। तो यदि इस सवाल को देखो, इसमें x का मान बताना है तो ये बस इस पे क्या करना है, गुणा कर देना है। इसका बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा कर देना। मैंने बताया था कि इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद बोलते हैं, इसको तृतीय पद बोलते हैं, इसको चतुर्थ पद बोलते हैं। तो अब बाहर बाहर गुणा करना होता है, अंदर अंदर गुणा करना होता है। तो 12x यानी कि बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टर्म्स, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टर्म्स, एक्सटर्नल टर्म्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरनल टर्म्स, इनको बोलते हैं इंटरनल टर्म्स। और आपको एक चीज याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंटरनल। तो एक्सटर्नल टर्म्स का प्रोडक्ट हुआ 12x बराबर इंटरनल टर्म्स का प्रोडक्ट होगा 13 गुणे 24। 13 गुणे कितना, 24। 13 गुणे 24, इसको कैंसिल करेंगे, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, और x बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26। x का मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा।
बहुत ही इजी टाइप का सवाल है ये, और मैं कोशिश ये किया हूं कि जैसे पूछे गए हैं प्रश्न बिल्कुल हूबहू बहु वही प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। हो सकता है आपको ये इजी भी लग सकते हैं और कुछ सवाल आपको कठिन भी लग सकते हैं, टफ भी लग सकते हैं। 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो मैंने मान लिया कि माना प्रत्येक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। याद करो, सारे सवाल मैंने ऐसे कराए हैं प्रैक्टिस पेपर में, ये मैंने करवाया हुआ सवाल है। माना प्रत्येक केले का विक्रय मूल्य कितना है? माना प्रत्येक केले का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। तो प्रत्येक केले का यदि विक्रय मूल्य 1 रुपए है और 11 केलों के बराबर हमको लाभ हो रहा है, यानी लाभ की वैल्यू कितनी आ गई? 11 रुपए। भाई 11 केले के बराबर, 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ हो रहा है और हर एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 11 केले का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, हम बेच कितने केले रहे हैं? 33 केले बेच रहे हैं, और एक केले बेचने पर कितना मिलता है? एक केला बेचने पर कितना मिलता है? 1 रुपए मिलता है। तो 33 केले बेचने पर हमें कितना मिलेगा, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा? 33 रुपए। लेकिन भाई जी एक बात बताओ मुझे कि लाभ जो निकलता है, जो लाभ प्रतिशत निकलता है, वो तो सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 33 रुपए हमको मिल रहे, 33 रुपए मिले हैं जिसमें 11 रुपए का लाभ है, यानी कि उसका सीपी कितना था? 22 इंटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 दूनी 22, 50% सवाल का उत्तर चला जाएगा। ये देखो मध्यानुपाती पूछा है। मैंने आपको बताया था कि ये समानुपाती का कौन सा टाइप है। मैंने आपको बताया था कि समानुपाती 2 तरह के होते हैं। समानुपाती 2 तरह के होते हैं, एक सतत, दूसरा वितत। एक सतत समानुपाती, दूसरा वितत समानुपाती। सतत में 3 पद होते हैं टोटल, जबकि वितत में 4 पद होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं। 4 टर्म्स होते हैं जिसमें 3 टर्म्स गिवन होते हैं, 3 टर्म्स गिवन होते हैं। चौथा आपसे पूछा जाता है, इसमें 2 पद या 2 पद गिवन होते हैं, इसमें 2 पद गिवन होते हैं, और तीसरा पूछा जाता है। तो इसमें 2 पद गिवन है, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारे पास सतत का एग्जाम्पल है। क्लियर? ये बातें सब मैंने करवाई हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? सतत का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल सतत का है। तो सतत में हमें बताना है क्या? मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती कैसे निकालोगे? मध्यानुपाती मैंने आपको बताया था कि सतत में कॉन्टिन्यूटी होती है, बी से खत्म, बी से शुरू। इसको बोलते हैं प्रथम समानुपाती। देखिए पेपर जरूरी नहीं है कि कल के एग्जाम में, कल के शिफ्ट में भी ये इसी तरह का एक सवाल पूछ लिया जाए। मान लो इसमें मध्यानुपाती पूछा, कल का आपसे प्रथमानुपाती भी पूछ सकता है, तृतीयानुपाती भी पूछ सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस सवाल को कराऊं, साथ ही साथ उससे जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूं। ये है प्रथम समानुपाती, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती, और इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। देखो पेपर जो आगे बनेगा वो बनेगा इसी पैटर्न पे। आप इससे लेवल का आइडिया लो और 19-20 लेवल होगा। ऐसा नहीं कि आज लेवल 19 है, कल का लेवल 22 हो जाए। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? लेवल थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ बढ़ा दें। और ये भी नहीं कि 0 से इन्फिनिटी पे लेवल ला दें। भाई एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है तो लेवल को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। हाँ कैलकुलेटिव हो सकता है, आपने पढ़ा नहीं तो आपको कठिन जरूर लग सकता है पेपर। जिसकी जितनी समझ है उस पेपर को उसी तरह से वो लेवल में लेके बचा जाएगा। तैयारी अच्छी है, आपने अच्छा पढ़ा है तो आपको इजी लगेगा। आपने तैयारी नहीं की है तो फिर आपको वही चीज टफ लग सकती है। तो मध्यानुपाती यहां पर ये हमसे पूछा गया है, यानी कि मुझसे बी का मान पूछा गया है। यदि बी का मान पूछा गया है तो ये पक्का ए होगा, ये सी होगा। यानी कि इसी वैल्यू में हम रखें 16। आपसे बी का मान तो पूछा ही गया मध्यानुपाती, और सी का मान हमको दे रखा है कितना 9। 16 निम्मा 144, बी स्क्वायर बराबर 144। बी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 12। बी का मान कितना आ जाएगा? 12। ये सवाल देखो जरा, ये शिफ्ट 2 का है, 16 नवंबर शिफ्ट 2 का सवाल है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ऐसा मॉडल पेपर देख रहे हैं जिसमें 16 नवंबर 17 नवंबर
दोनों दिनों के 6 शिफ्ट के पेपर होंगे, 6 शिफ्ट के सवाल आपके पास होंगे। ठीक है, बस अंतर क्या होगा, थोड़ा नंबर इधर उधर होगा, नंबर मेमोरी वेस्ट होगा। पैटर्न, जिस पैटर्न पे सवाल बना है वो पैटर्न मेरे पास सारे पैटर्न है यहां पर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। आप मुझे बताओ, हमारे पास एक 5 नंबर लगा है, 5 बचा है, मैं आपसे कहूं 5 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, ऐसी संख्या के अंत में क्या होगा? आप बोलोगे 5 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, इसलिए संख्या के अंत में या तो 0 हो जाए या तो फिर 5 हो जाए। लेकिन फिर हम कहेंगे नहीं सर जी, 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 शेष बचे, इसके लिए उस संख्या के अंत में या तो 3 होगा या फिर 8 होगा। 3 8 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। तो ये तो संख्या हो नहीं सकती है, ये संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती, या तो ये संख्या है या तो ये संख्या है। अब आप मुझे बताओ, यदि हम इसकी बात करें, इसमें से यदि हम 3 माइनस करेंगे तो 1680 आएगा, इसमें से हम 3 माइनस करें तो 1780 आएगा। अब ये नंबर 6 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 6 से विभाजित होना चाहिए। 3 से बचे, वो 3 मैंने बाहर कर लिया, अब 3 बचेगा नहीं, अब तो 6 से नंबर डिवाइड होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? ये 7 और 1 8, 8 8 16, ये नंबर 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से कहां से हो जाएगा? क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है? 7 8 7 15, बिल्कुल 6 से डिवाइड, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट क्या होगा? राइट होगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन से करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये देखो, ए का 20%, बी का 35%, तो ए अनुपात बी। देखो सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। ठीक है, 5 से इसको उड़ा दो, 5 चौको 20, 5 सते 35, यानी कि 4a इज इक्वल टू कितना है? 7b आ चुका है। तो यहां से a और b का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। रेशियो से 3 से 4 सवाल बन रहे हैं भाई, रेशियो से 3 से 4 सवाल बन रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से भी 2-3 सवाल बन रहे हैं। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए आ गया वही सवाल, सेम, बिल्कुल सेम, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, बराबर है 50 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के, कॉस्ट प्राइस के। तो यहां से 0 से 0 उड़ा दो। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में यदि हम रेशियो की बात करें तो कितना है? 5/4। इसका मतलब समझ रहे हो, 4 की खरीदी है, 5 की बेची है, तो हमको इस बार प्रॉफिट होगा। भाई कम की खरीदी, ज्यादा की बेचना है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा बताओ जरा? 1 यूनिट का। लेकिन यदि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा सीपी से। 1/4 का मतलब 25%, नहीं पता 100 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, क्योंकि फैशन में है, 2 दिन से फैशन में है। ये एक नंबर सिस्टम का सवाल आ रहा है, नंबर सिस्टम से भी 2 सवाल आ रहे हैं। इसमें से देखिए ये बहुत घिसा पिटा पुराना पैटर्न है, मैं आपको अभी बता दूं, याद रख लो कि 4 की पावर n/6, यदि यहां से आपसे रिमाइंडर पूछा जाए ये पैटर्न हो तो हमेशा हमेशा रिमाइंडर 4 आता है। ये बात ध्यान रखो, हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है। इसकी पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर 4 आएगा। याद कर लो ये पैटर्न। देखो वर्क एंड टाइम से भी 2-3 सवाल फंस रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ए और बी किसी काम को कम से 12-15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यदि ए कार्य को आरंभ करे और बारी बारी से काम करे। ओके, सबसे पहले तो ए कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में। आप मुझे बताओ काम कितना है? इनका एलसीएम काम कितना है? 60। इस 60 काम को करना है, 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 5। 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 4। अच्छा, अल्टरनेट पे आ रहे हैं, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। आप मुझे बताओ, यदि पहले ए आ रहा है और फिर बी आ रहा है, यानी इस 9 काम को करने में टाइम कितना ले रहे हैं? इस 9 काम को करने में टाइम ले रहे हैं 2 दिन, क्योंकि पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है। मुझे काम करना कितना है? 60 करना है। क्या 60 क्या 9 का मल्टीपल है? नहीं, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 60 आता ही नहीं है। तो एक काम करो, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 60 से ज्यादा ना हो। भाई 9 के पहाड़े में 60 नहीं आता तो क्या हुआ? 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो जो 60 से ज्यादा ना हो।
तो मैंने कहा न छक 54, न 63, 63 ज्यादा हो जाएगा, न छक 54, 6 का इधर गुणा करो तो 6 का इधर गुणा कर दो, तो 12 दिन लग जाएंगे। 12 दिन में काम कितना होगा? 54। 12 दिन में काम कितना होगा? 54। लेकिन काम तो मुझे 60 करना था, यानी काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। काम तो मुझे 60 करना था, काम अभी सिर्फ 54 हुआ है, यानी काम अभी भी रिमेनिंग है, यानी शेष काम अभी है। तो शेष काम है अभी कितना? शेष काम है मुझे बताओ जरा फटाफट। शेष काम यहां से बताओ कितना है? शेष काम अभी है हमारे पास 60 माइनस 54 यानी कि 6 काम अभी मेरे पास शेष है। उस काम को करने कौन आएगा? ए। क्यों? क्योंकि ए बी के कितने सर्किल लग चुके हैं? 6 सर्किल कंप्लीट हो चुके हैं। ए बी आया, फिर बी आया, ए आया, फिर बी आया, ए आया, फिर बी आया, ए आया, फिर बी आया, ऐसे कितने सर्किल कंप्लीट हो गए? 6। और काम कितना हो चुका है? 54। 60 काम करना था, 54 काम हो चुका, अभी भी 6 काम बाकी। वो काम करने कौन आएगा? ए आएगा काम को करने के लिए। ए करता कितना है? 5। करना कितना है? 6। आप कहोगे थोड़ा एक से ज्यादा दिन लगेगा, यानी दूसरा एक से ज्यादा दिन लगेगा, लेकिन वो जो ज्यादा दिन लगेगा यानी दूसरा जो दिन शुरू हो रहा है यहां पर, वो ए का है ही नहीं, वो तो बी का है। मैं समझ रहे ना? तो यहां से दिन 12 से 13वां दिन लग गया, 13वां दिन लग गया, और ए आया, अपने हिस्से का 5 काम वो डन करके गया, यानी रिमेनिंग कितना है? एक काम। इस एक काम को अब करने कौन आएगा? एक काम को करने आएगा बी। किस ताकत से? 4 की ताकत से आएगा। एक बी करता तो 4 काम है, बी करता तो 4 काम है, पर करना एक काम है। पूरा दिन तो लगेगा नहीं, एक दिन में करता कितना है? 4 काम। करना कितना है? एक काम। पूरा दिन तो लगेगा नहीं, चौथाई दिन लगेगा, यानी टोटल टाइम लगेगा 13 से ही 1/4। टोटल टाइम लगेगा कितना? 13 से ही 1/4 दिन। बात समझ आई कि नहीं? उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। ये देखिए वर्क एंड टाइम का ये भी सवाल है। एबीसी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में खत्म करते हैं तीनों मिलकर, तो बहुत ही लल्लू टाइप का सवाल है यार। देखो अब जो जैसा मुझे बच्चों ने बताया वैसा मैं आपको करा रहा हूं। 1-2 सवाल इधर उधर हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकते हैं। डिजिट तो ऑलरेडी मैंने चेंज किए ही हैं, तो डिजिट तो आपको चेंज करने ही होंगे। और आप देखिए पावर मैंने सभी की निकाल ली, सबको ऐड कर दो, क्योंकि सब मिल करके कर रहे हैं। 6, 4, 10, 5, 15 की पावर से करेंगे। कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे, और काम क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। आप पहले से ये मत सोच के चलो कि हमें पेपर बहुत टफ आ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यदि पढ़ाई की है, कॉन्टिन्यूअस आप पढ़े हैं, तो पेपर बहुत आसान है। बना के आओगे आप पूरा पेपर, पूरा पेपर आप बना के आओगे। आपने यदि वीडियो मेरे देखे हैं पूरे, आपने पढ़ा है, किसी भी टीचर से अच्छे से पढ़ा, शिद्दत के साथ पढ़ा है, तो पेपर बना के आओगे। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य के 420 रुपए हैं। ओके, एक थैला है, देखिए मेरे पास। इस थैले में टोटल कितने रुपए हैं? 420 रुपए हैं, और इसमें सिक्के हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। फिर बोले हैं कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का ये रेशियो दिया है। सिक्कों की संख्या का ये रेशियो दिया है। नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या का ये रेशियो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का ये रेशियो दिया है। अब मेरे पास कांस्टेंट नंबर क्या है? टोटल अमाउंट। तो अब मुझे रेशियो से अमाउंट बनाना है, यानी इसकी मदद से अमाउंट बनाना है। कैसे बनाओगे? आपसे कहा जाए 8 सिक्के आपके पास है, वो भी 1-1 के, तो कितना रुपए आपकी जेब में? 8 रुपए। आपसे कहा जाए कोई एक सिक्का है 2 रुपए का, तो कितने रुपए हैं आपकी जेब में? 2 रुपए। सिंपल सी बात। 5 सिक्के हैं, 5-5 के 5 सिक्के, कितना रुपए है आपके पास? 25 रुपए। टोटल कितना है? 10, 35 यूनिट की वैल्यू 420 है। ये 70 होता तो 6 बार जाता, लेकिन ये 70 से कम है तो 12 बार जाएगा। एक की वैल्यू 12 आ गई। हमसे पूछा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? एक की वैल्यू 12, तो 5 रुपए के 5 यूनिट हैं, इसमें 12 का गुणा कर देंगे। 12 पंचे कितना आ जाएगा? 60 सिक्के निकल के आएंगे, 60 कॉइन्स निकल के आ जाएंगे। यानी कि सी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये बच्चे बोल रहे हैं कि एक सवाल सर ट्रेन से और एक स्पीड डिस्टेंस से पक्का आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो मैंने एक छोटा सा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, ज्यादा कैलकुलेट ही नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा सवाल ये लिया मैंने कि यदि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू इतने किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। एक्चुअली आप मुझे बताओ, समय इज इक्वल टू होता है क्या? समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। समय इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे चाल। वैसे दूरी हमारे पास मीटर में है, 936 किलोमीटर में है, तो हमको चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा। तो 20 गुणे
यदि किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 5 चौको 20, 18 से भाग लगाएंगे, 18 पंचे 90 और 18 दूनी 36 और 13 चौको 52, यानी कि 13 घंटे लगेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान बस है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल। 15% की छूट के पश्चात इतने रुपए में बेचा गया। 15% का मतलब होता है 3/20, 5% का मतलब 1/20, 15% का मतलब 3/20। 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया, यानी 17/20 में बेचा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी? 4777। 17 से काटा इसको, 17 दूनी 34, 17 अट्ठे 136, 17 एकम 17, ये 20 उधर चला जाएगा। 281 गुणे 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, यानी 56-20 आ जाएगा। 56-20 ये आ जाएगा एमपी। क्लियर है? एमपी मीन्स मार्क प्राइस। ओके, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः इतना है भाई, 3:2 है। ओके, पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात इतना है तो x का मान क्या होगा? दैट्स वेरी सिंपल। आप इसको मान लो कुछ समय के लिए 300 200, बहुत इजी हो जाएगा। 40% से बढ़ाया जाता है, यानी इसको 140% कर दिया जाता है। आप जब इसको 140% ले जाओगे तो 13 14 42 420 आ जाएगा ये। और इसका मुझे पता नहीं क्या है, पर इसका रेशियो मुझे पता है कि 7:3 है। ये 7 की वैल्यू दिस है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 60, ये भी 60 गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 180। अब 200 की चीज 180 हो गया, 20 घट गया, 20 200 का कितने परसेंट? 10% है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इस चीज को बच्चे कह रहे हैं कैलकुलेटिव। जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं वो बच्चे इस चीज को कैलकुलेटिव कह रहे हैं। बहुत ही इजी और साधारण प्रश्न है ये, बहुत ही इजी। ओके, ये देखिए रेशियो का ये भी सवाल आया है कि यू वी में ये रेशियो है, यू वी का, यू और वी में क्या रेशियो है? 4:7। और वी डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? 9 और 7 का। तो हम सबसे पहले इसको मर्ज कर लेते हैं, यू वी डब्ल्यू, और कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 36, 9 63 और 7 49, मर्ज कर लिया। ठीक है, u की वैल्यू 72 दे रखी, 36 की वैल्यू हमारे पास 72 है, ये डबल है। पूछा क्या गया है? पूछा w गया है, w का मतलब 49 को भी डबल करेंगे, 98 आंसर आ जाएगा, 49 का डबल, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है तो? इससे कठिन सवाल तो आप प्रैक्टिस उठा के देखो, बहुत कुछ करा दिया मैंने उसमें, बहुत कुछ करा दिया है, उससे ज्यादा इधर उधर है ही नहीं। 5 वर्षों में इतना हो जाता है, 6 वर्षों में इतना हो जाता है। राशि क्या है आप मुझे बताओ? कोई पैसा 5 वर्ष में यदि 10,650 रुपए हो गया, ये 5 वर्ष का अमाउंट होगा, और 6 वर्ष में कितना हो गया? 6 वर्ष में हो गया 11,076। तो आप मुझे बताओ ये जो पैसा 1 साल में बढ़ करके मिल रहा है ये क्या है? यही तो ब्याज है। ये क्या है? ये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। कितना बढ़कर मिल गया है आप देखेंगे, इसको घटाएंगे, उल्टा घटा रहे हैं, 1176 से ये घटेगा तो आएगा 6, और 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 0 होगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहां बचेगा कितना? यहां बचेगा 0, यानी 426 बचेगा। 426 आप इससे माइनस कर दो फटाफट, इस नंबर से माइनस कर दो, लेकिन ये उससे पहले आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 426 से पहले इसमें तो 1 साल का ब्याज होगा ना 10,650, ये 1 साल का ब्याज है 426, ये 1 साल का ब्याज है 426। हमको ये 5 साल का अमाउंट है, इसलिए 5 साल के अमाउंट से 5 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 का 30, 3 कैरी, 5 दूनी 10, 3 13, 20 और 21, 21 30 माइनस करो इससे, यानी 10,650 से 21 30 माइनस करेंगे आप तो ये निकल के आएगा 2 और 5 और ये 8, 85 20, यानी कि 85 20 का मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए यदि आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, आपने प्रिपरेशन इसका मतलब कर ली है, और इतनी स्पीड जायज है। इतनी स्पीड क्या है? जायज है। मनीष ने इतने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी
और 162 किताब की दर से उन्हें बेच दी। ठीक है, 7 किताबें। अब आप मुझे बताओ, यदि 225 रुपए की किताब खरीदी है और 162 की किताब बेची है इस तरह से, तो उनको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 3, 6, 63 रुपए का। इस तरह से उनको क्या हुआ है? इस तरह से उनको 63 रुपए का लॉस हुआ है। और 7 किताबें बेचने पर क्या हानि होगी? 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 त्रिका 21, 2 कैरी और 7 छंग 42 और 2 43, 431 रुपए। एक बार फिर से देख लो, 7 त्रिका 21, 42, 2 44, क्लियर? 42, 2 44 यानी कि 441 रुपए का क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, 441 रुपए का हानि होगा। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर। भैया ये तो इसमें तो कुछ करना ही है। 8 छंग 48/14 मतलब 24/7। देखो टिक करो भाई। एक एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो। यहां पर एक्स ये है, वाई ये है, बस वैल्यू रखो, खत्म करो। क्या एलसीएम लेना, टाइम उसमें वेस्ट होता है। इधर देखो, कह रहे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और घर गया, और कुल वापस किस स्पीड से आता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और किस स्पीड से वापस आता है? ये तो लिखा ही नहीं है। देखो एक चीज समझो, इसको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यहां पे एक चीज मिस हो गई है कि किस स्पीड से वो वापस आता है। कोई बात नहीं, टोटल टाइम दिया। तो एक चीज देखो, मान लो कि ये है उसका घर, ये है उसका दफ्तर, और ये d किलोमीटर डिस्टेंस है घर से दफ्तर की। x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मान लो जा रहा है घर से दफ्तर, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दफ्तर से घर आ रहा है। टोटल टाइम यदि t लग रहा है, आने प्लस जाने का टोटल टाइम क्या है? t, कैपिटल T, टोटल टाइम, कुल समय लग रहा है उसको, टोटल T, कैपिटल T। तो बच्चे मेरे एक बात याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है s इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। यदि ये डिस्टेंस स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको टाइम भी आपको घंटे में लेना पड़ेगा। यहां पर टोटल करते हैं कब? जब यहां टोटल दिया होता है टाइम, जब टोटल दिया होता है टाइम। ये चीज याद रखो। यदि यहीं पर टोटल टाइम ना देख करके ये कहता है कि जाने में आने से इतना समय ज्यादा लगता है, यानी टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है, तब यहां पर हम स्पीड में डिफरेंस ले लेते हैं, यानी यहां प्लस लगा है यहां माइनस लगा देते हैं। बात नहीं समझे? पहले इतनी बात समझ ली। अब यदि यहां पे टाइम टोटल ना दे करके वो टाइम का डिफरेंस देता कि जाने में आने से इतना समय ज्यादा लगता है, तो यहां पे हम प्लस ना लेकर के माइनस लेते, यानी यहां माइनस होता है तो यहां भी माइनस होता है, ऐसा ध्यान रखो। ठीक है, ये सवाल देखो जरा। कह रहा है कि अनिल, दीपक, दिनेश मिलकर एक कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं। अनिल, दिनेश मिलकर उस कार्य को इतने दिन में सम्मान। देखिए दोनों सवाल इसी तरह के आ रहे हैं। इसमें 35 इंटू अभी जोड़े थे, अब घटा दो, कितना घटा के आएगा? 25 पक्का। ये देखो 55, 25, 12 पंचे 60, 5 सते 35, 12 सते 84, ऑप्शन है कोई? क्लियर? ये देखो सवाल, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? स्वयं का 5 गुना। 5 गुना, मैं यहां गुना लिख देता हूं, 5 गुना हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कितने वर्षों में वो स्वयं का 125 गुना होगा। कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना होगा? ध्यान रखना, ये जो 125 लिखा है इसको 5 की पावर में क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3, और इस 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 त्रिका कितना आ जाएगा? 9, यानी फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? ये देखो कह रहे 15 मैचों में इतना बनाया है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। सांख्यिकी से 2 सवाल बच्चे बोल रहे हैं कि स्टैटिक से सांख्यिकी से 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये बहुलक वाला सवाल पूछा गया है, तो बहुलक देखिए कैसे आप निकालोगे इसमें बहुलक। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है। आप मुझे बताओ यहां पर जीरो देखो, जीरो कितनी बार आया है? जीरो को मैं काउंट करता हूं, जीरो कितनी बार आया है? जीरो आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार जीरो आया है। ऐसे देखा करो, जीरो खत्म, जीरो 3 बार आया। 5 देखो कितनी बार आया? 5 कितनी बार आया?
5 आया है मेरे पास, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है। 0 5 तो ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि दोनों 3 बार आए हैं। 3 चेक करो कितनी बार आया है, 1 बार आया है 3, 2 बार आया है 3, तो 2 ही आया है भैया, इसकी भी कहानी खत्म। तो पक्का जो नेक्स्ट 2 होगा वो ज्यादा बार आएगा। दो को काउंट करो, 1 बार 2 आया है, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, यानी 2 आया मेरे पास 4 बार। जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा फर्स्ट 2। क्लियर। महत्तम समावर्तक इसका पूछें क्या आएगा, महत्तम समावर्तक जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, दोनों में मैक्सिमम कॉमन है, देखो 2 की पावर 3 तो दोनों में कॉमन है ही, और 5 की पावर तो है नहीं, ये चीज तो कॉमन है नहीं, 2 की पावर 3, बस यही होगा, यही होगा। 2 की पावर 3 इधर भी है, 2 की पावर 3 इधर ही है, यही आंसर होगा। एक ई ऑप्शन बनाओ भाई, एक ई ऑप्शन बनाओ, 2 की पावर 3 जो दोनों में कॉमन है, यही इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बस ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यही होगा ई ऑप्शन, 2 की पावर 3। ऑप्शन हो सकता है गलत लिख दिए हो। ठीक है, क्लियर ना। ओके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, लाभ 20%, वस्तु का बिक्री, लल्लू टाइप का सवाल है यार है। अब देखो क्रय मूल्य ये है, इस पे आपको 20% प्रॉफिट लेना है। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5 लेना है, इसका 44 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे 44 तो 264 आ जाएगा। क्या बात है यार, थर्ड ऑप्शन राइट होगा।